गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से फंडामेंटल्स का एक न्यू टॉपिक एंड टॉपिक इज़ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। ओके, तो अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डेफिनेशन कि एक्चुअली में एनजी ट्यूब इंसर्शन बोलते किसको हैं। ठीक है, इट इज़ ए प्रोसीजर वेयर ए ट्यूब इंसर्ट इन द स्टोमक थ्रू द नोज मेनली बाय लेफ्ट नोस्ट्रिल, यानी कि नोज के द्वारा एक ट्यूब इंसर्शन करते हैं स्टोमक के अंदर, उसे ही क्या बोलते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। क्योंकि नोज के द्वारा इंसर्ट कर रहे हैं और कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, स्टोमक के अंदर यानी कि गैस्ट्रिक के अंदर, तो इसलिए इसको बोल देंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। और मेनली लेफ्ट नोस्ट्रिल के द्वारा ही किया जाता है। और पर्पज़ क्या इसका वो देख लेते हैं कि लेफ्ट नोस्ट्रिल के द्वारा ही क्यों इंसर्ट करते हैं। बिकॉज लेफ्ट नोस्ट्रिल अपीयर टू बी बेटर अलाइंड विद इसोफेजियल ओपनिंग, यानी कि जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है वो बेटर ओपनिंग यानी कि बेटर वे प्रोवाइड करता है इसोफेगस ओपनिंग के जस्ट सामने की ओर, ताकि ट्यूब आसानी से इसोफेगस के अंदर ही इंसर्ट हो सके। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट वन है एनजी ट्यूब ऑल्सो नोन एज राइल्स ट्यूब। ठीक है, इसका दूसरा नाम है राइल्स ट्यूब। जो एनजी ट्यूब है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, उसको राइल्स ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्पज़ की। एक्चुअली में एनजी ट्यूब इंसर्ट क्यों करते हैं, उसके पर्पज़ क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रोवाइड फीडिंग, यानी कि किसी पेशेंट को खाना देना हो, यानी कि अनकॉन्शियस हो या फिर खा नहीं पा रहा हो, किसी की सर्जरी हो रखी हो, माउथ सर्जरी हो रखी हो, तो उसे फूड देने के लिए हम एनजी ट्यूब प्लेसमेंट करते हैं। सेकेंड वन टू रिलीव फ्रॉम गैसेस डिस्टेंशन, यानी कि ड्यू टू सम रीजंस अगर किसी पेशेंट का गैस पास नहीं हो पा रही, जीआई ट्रैक्ट की जो गैस होती है वो पास नहीं हो पा रही है, तो उसको रिमोट करने के लिए भी एनजी ट्यूब को इंसर्ट किया जा सकता है। एंड थर्ड वन है टू गैस्ट्रिक एनालिसिस, यानी कि जो गैस्ट्रिक एनालिसिस करने के लिए जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका सैंपल लेके कोई भी डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए भी हम एनजी ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो इंडिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में एक्चुअली में एनजी ट्यूब इंसर्ट की जाती है। तो फर्स्ट वन है अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, चल फिर नहीं पा रहा है वो, तो खाना कैसे खाएगा, तो उसे एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे और उसके बाद उसे फीडिंग करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन पॉइजनिंग। अब किसी ने मतलब कि पॉइजन खा लिया यानी कि जहर खा लिया हो, तो एनजी ट्यूब इंसर्ट करके उसको गैस्ट्रिक लवाज करवा सकते हैं, ताकि उस पॉइजनस को बाहर निकाला जा सके। जो भी पॉइजनस सब्सटेंस पेशेंट ने या पर्सन ने इंटेक कर लिया है उसको रिमूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं गैसेस डिस्टेंशन। वही बात है कि किसी को गैसेस डिस्टेंशन हो चुका है, यानी कि गैस पास नहीं हो पा रही है, जीआई ट्रैक्ट की गैस। ओके, एंड फोर्थ वन देख लेते हैं गैस्ट्रिक सर्जरी। किसी की गैस्ट्रिक सर्जरी हो चुकी है और वो खाना खा नहीं पाता है, तो सीधा डायरेक्ट उसको खाना देने के लिए एनजी ट्यूब लगाई जाती है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं प्रोसीजर इक्विपमेंट, यानी कि एनजी ट्यूब इंसर्शन के दौरान कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट वन तो एनजी ट्यूब, क्योंकि उसकी तो ज़रूरत ही पड़ेगी। अब इसके बारे में देख लेते हैं, साइज़ की बात कर लेते हैं कि कितनी साइज़ की एनजी ट्यूब एक्चुअली में यूज़ ली जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अडल्ट और चाइल्ड के लिए देख लेते हैं। तो अडल्ट और चाइल्ड में लेते हैं अपन 16 to 18 फ्रेंच, यानी कि 16 से 18 फ्रेंच की एनजी ट्यूब यूज़ में लेते हैं। एंड फॉर इन्फेंट की बात कर लेते हैं, तो इन्फेंट के अंदर हम बात कर लेते हैं साइज़ की, तो वो होगा 8 to 10 फ्रेंच। ओके, क्लियर। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो टाइप्स देख लेते हैं कि एक्चुअली में एनजी ट्यूब कितने टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट वन है सिंगल ल्यूमेन, यानी कि जिसके ऐसी ट्यूब जिसके अंदर एक ही ल्यूमेन हो। तो इसका एग्जांपल हो जाता है लेविन ट्यूब, और आपको इमेज दिखा देते ताकि क्लियरली आपको समझ में आ सके। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर वन ही ल्यूमेन है। ये रेड कलर का जो जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है ये वन ल्यूमेन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, लेविन्स ट्यूब है। ठीक है, एंड सेकंड वन है डबल ल्यूमेन, जिसके अंदर दो ल्यूमेन हो। एग्जाम्पल होगा इसका स्लेम स्लम्प ट्यूब, और आपको डायग्राम दिखा देते हैं ताकि ईजिली रूप से अंडरस्टेबल कर पाएँ आप। तो ये देख रहे हो आप, दो ल्यूमेन इसके अंदर। ठीक है, तो मेनली इसका यूज़ क्यों करें, ताकि कोई भी अपने को मेडिकेशन देनी हो और फूड देना हो तो साथ साथ में, तो ये यूज़ में ली जाती है। और मेनली डबल ल्यूमेन ट्यूब होता है वो आफ्टर पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन के रूप में, पोस्ट प्रोसीजर यानी कि जो किसी के ऑपरेशन हो चुका हो, सॉरी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर मेनली डबल ल्यूमेन ट्यूब यूज़ में लेते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे बात कर लेते हैं कि सेकंड इक्विपमेंट कौन सा होगा। 2% जाइलोकाइन जेली लेते हैं लुब्रिकेशन के लिए, ताकि इंसर्शन आसानी से हो सके ट्यूब का। ओके, जाइलोकाइन जेली 2 टाइप से काम करती है, लुब्रिकेशन का भी काम करती है, साथ में एनेस्थेटिक एजेंट की तरह भी काम करती है। गोट इट। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्मल सेलाइन। अब नॉर्मल सेलाइन क्यों लेते हैं? ताकि ट्यूब की पेटेंसी को मेंटेन किया जा सके। ओके, कि कोई ब्लॉकेज आ जाए तो नॉर्मल सेलाइन पुश करके उस ब्लॉकेज को रिमूव किया जा सके ट्यूब के अंदर से। ओके, तो मेनली रूप से कितना NS इंसर्ट करते हैं? 20 to 30 ml इंसर्ट करना चाहिए बिफोर आफ्टर फीडिंग, यानी कि अपन ट्यूब लगा दी, अब फीडिंग देना उससे पहले 20 से 30 ml, ताकि वो ट्यूब आसानी से क्लियर हो सके, उसका पाथ भी क्लियर हो जाए, और आफ्टर फीडिंग के बाद भी, ताकि वो उसके अंदर जो भी फूड वगैरह अगर अटक चुका है या फिर वहाँ पे ट्रैप हो चुका है तो वो रिमूव हो सके आसानी से। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन फोर्थ की फ्रूट जूस लेते हैं। अब फ्रूट जूस क्यों लेते हैं? कोई भी फ्रूट जूस या फिर एनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड लेते हैं, अब उसका रीज़न क्या होता है वो देख लेते हैं कि क्यों लेते हैं ये। फ्रूट जूस शुड बी गिवन ड्यूरिंग ट्यूब इंसर्शन टू मेक ट्यूब इंसर्शन ईजियर, यानी कि जैसे हम पेशेंट के अंदर ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसे स्वालो करने के लिए बोलते हैं, निगलने के लिए बोलते हैं, तो उसे फ्रूट जूस या कोई भी फ्लूइड देंगे ताकि वो उसे निगलेगा, तो साथ साथ में वो ट्यूब भी इसोफेगस के अंदर आसानी से इंसर्ट हो सके। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। अब मेजरमेंट कैसे करेंगे? ये सब कुछ तो ले लिया अपन ने, इक्विपमेंट्स ले चुके हैं, अब कितनी ट्यूब इंसर्ट करनी है एक्चुअली में तो वो देख लेते हैं। तो मेजरमेंट में रहेगा टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, यानी कि जो नोज की टिप से और ईयर लोब तक मेज़र करेंगे, एंड देन उसके बाद ईयर लोब टू जिम्फोइड प्रोसेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टिप ऑफ नोज से ईयर लोब तक मेज़र करके उसे अपन वहाँ पे मार्क कर देंगे, उसके बाद ईयर लोब से जिम्फोइड प्रोसेस तक मेज़र करके वहाँ पे मार्क कर देंगे। अब जितनी लेंथ हो चुकी है उतनी ही एनजी ट्यूब को इंसर्ट करना है, ठीक है, स्टोमक के अंदर। क्लियर? अब आपको दिखा देते हैं लाइव, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो आप देख लो कैसे, ठीक है। ये किया यहाँ से टिप ऑफ नोज से ईयर लोब की ओर, और उसके बाद ईयर लोब टू जिम्फोइड प्रोसेस। तो जिम्फोइड प्रोसेस एक्चुअली स्टर्नम का एंड पार्ट होता है। ये आप रेड कलर का मार्क देख रहे हैं, यहाँ तक जिम्फोइड प्रोसेस हो गई, फिर यहाँ तक उसको मार्क कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक मार्क हो गए 55 सेंटीमीटर आई थिंक ये मार्क हो चुका है, ठीक है। अब इतना इंसर्ट करने। क्लियर? मेजरमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं। सॉरी, वापस से प्ले हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं ट्यूब इंसर्शन। अब मेज़र भी कर ली, अब ट्यूब इंसर्ट करते कैसे हैं, एक्चुअली में प्रोसेस क्या है ट्यूब इंसर्शन की, उसकी बात कर लेते हैं। और आपके सामने पेश है फर्स्ट प्लेस द क्लाइंट इन हाई फाउलर पोजीशन। सबसे पहले उसे हाई फाउलर पोजीशन में प्लेस करेंगे पेशेंट को, एंड विद किसके साथ? हेड टिल्ट फॉरवर्ड टू प्रिवेंट ट्यूब इंसर्शन इन द ट्रेकिया, यानी कि सर को थोड़ा हाई फाउलर पोजीशन में प्लेस करके सर को आगे की ओर, मतलब चेस्ट की ओर झुका देंगे, ताकि इसोफेगस ओपन हो जाए और ट्रेकिया थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाए, यानी कि एपिग्लोटिस ट्रेकिया के ऊपर आ जाए, ताकि ट्यूब ट्रेकिया में ना जाके सीधी इसोफेगस के अंदर ही एंटर हो जाए। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो सीधा ट्यूब इंसर्ट करनी है। उसके बाद आफ्टर देन इंसर्ट द ट्यूब विद प्रोवाइडिंग जूस यानी फ्लूइड टू मेक ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। उसके बाद ट्यूब इंसर्ट करनी है, फ्रूट जूस या फिर कोई भी फ्लूइड देना है, ताकि आसानी से ट्यूब इंसर्ट की जा सके। अब अपन देख लेते हैं लाइव की एक्चुअली में किस टाइप से ये सब किया जाता है। तो आपके सामने पेश है ये, फिर उसके बाद एनजी ट्यूब को ऐसे इंसर्ट करेंगे जैसे ये नेसोफेरिंग्स तक पहुंचती है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हेड को नीचे की ओर फॉरवर्ड चेस्ट की ओर क्या करेंगे? डाउन कर देंगे, ताकि इसोफेगस आसानी से ओपन हो जाए, और उसके साथ फ्रूट जूस दे देंगे ताकि इंसर्शन ईजियर हो सके। क्लियर? ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से क्या करना है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे चल लेते हैं। सॉरी अब ये तो कर लिया, अपन ने ट्यूब भी इंसर्ट कर दी। अब पता कैसे चलेगा कि अपन ने ट्यूब इंसर्ट की वो एक्चुअली में सही साइट पे जाके प्लेस हुई है, यानी कि स्टोमक के अंदर प्लेस हो चुकी है? तो उसे चेक करने के लिए अपन क्या क्या चीज़ें या क्या कौन कौन से मेथड्स यूज़ लेते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे करते हैं। तो एक्सरे के अंदर आसानी से शो हो जाती है जो ट्यूब इंसर्ट की अपन ने, और मोस्ट रिलायबल मेथड है ये ट्यूब इंसर्शन के प्लेसमेंट को चेक करने के लिए। ओके, क्लियर?
नेक्स्ट वन देख लेते हैं मॉनिटर गैस्ट्रिक कंटेंट पीएच, यानी कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ट्यूब के द्वारा अपन वो पुल करेंगे वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है सिरिंज के अंदर, और उसकी फिर पीएच चेक करेंगे। अगर पीएच कितनी होनी चाहिए वो देख लेते हैं। अगर द पीएच शुड बी बिटवीन 1 to 3 या फिर बिलो 4, यानी कि 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए, 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए पीएच। ओके, अगर वो इतनी आ रही है 1 से 3 के बीच में, ठीक है, तो मतलब वो ट्यूब इंसर्ट हो चुकी है सही जगह पे, और वो कहाँ पे, स्टोमक के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मेथड है। पुश द 5 to 10 ml एयर बाय सिरिंज इन एनजी ट्यूब एंड लिसन साउंड एट द एरिया ऑफ स्टोमक, यानी कि सिरिंज के अंदर अपन एयर कलेक्ट करेंगे और उसको पुश करेंगे एनजी ट्यूब में, और जो एयर जाएगी वो गैस्ट्रिक जो स्टोमक है अपना वहाँ पे जाके बबल साउंड प्रोड्यूस करती है, और उस साउंड को अपन स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं स्टोमक एरिया के ऊपर। अब आपको दिखा देते हैं ये मेथड एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एयर पुश करके कैसे असेस किया जाता है कि ट्यूब सही जगह पे इंसर्ट हुई है। एंड ये एयर पुश कर दी गई है, और स्टोमक एरिया पे स्टेथोस्कोप की सहायता से हम आवाज़ को सुन के लेंगे। ओके, अगर बबल साउंड प्रोड्यूस हो रही है मतलब कि ट्यूब अपनी सही जगह पे प्लेस हो चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि पुल कैसे करते हैं। अब वो पीएच चेक करने के लिए तो ये अपन ने पुल कर लिया सिरिंज के अंदर, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ये सिरिंज के अंदर आ रहा है, और ये सिरिंज के अंदर आ चुका है। अब इसका अपन पीएच मेजर कर लेंगे। अगर 1 से 3 के बीच में आ रही है मतलब कि ट्यूब स्टोमक के अंदर प्लेस हो चुकी है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वन चल लेते हैं। प्ले हो रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब सब कुछ हो चुका है, ट्यूब भी इंसर्ट हो चुकी है, पता लगा चुके हैं कि सही जगह पे अब ट्यूब प्लेस हो चुकी है। तो अब मेन काम आता है कि जो ट्यूब इंसर्ट की है वो क्यों की है, क्योंकि फीडिंग देनी है। तो अब पेशेंट की केयर क्या करनी है, अगर हम उसको फीडिंग दे रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है एज ए नर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग, यानी कि जो फीडिंग के दौरान जो पोजीशन रखनी है वो कौन सी रखनी है, सेमी फाउलर पोजीशन। ओके, सेमी फाउलर पोजीशन आई थिंक आप सब जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड वन देख लेते हैं। ऑलवेज चेक रेजिडुअल वॉल्यूम एवरी 4 आवर एंड बिफोर ईच फीडिंग एंड गिविंग मेडिकेशन, यानी कोई भी फीडिंग देते हैं और कोई भी मेडिकेशन देते हैं उससे पहले रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करनी। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि पहले से जो भी फूड दे रहे हैं उससे पहले स्टोमक के अंदर जो भी कंटेंट जो भी फूड प्रेजेंट है उसकी वॉल्यूम चेक करते हैं। क्योंकि अगर पहले से ही अगर स्टोमक के अंदर फ्लूइड या कोई फ्लूइड प्रेजेंट है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, अगर अपन ऊपर से और ज़्यादा दे देंगे तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। और अगर स्टार्ट कर रखी है तो एवरी फीडिंग स्टार्ट करने के बाद भी एवरी 4 आवर रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं उसके अंदर वो पूरा कंटेंट बाहर निकाल लेते हैं गैस जो भी स्टोमक है अपना उसका, और उसको मेज़र करते हैं कि कितना एक्चुअली में कितना फूड अंदर प्रेजेंट है। अगर वो नॉर्मल अमाउंट में है तो उसको वापस से इंसर्ट कर देंगे, या एबनॉर्मल अमाउंट में है तो उसको इंसर्ट तो करना ही है बट उसके बाद फीडिंग नहीं देनी है। और वो देख लेते कितना होना चाहिए और कब फीडिंग देते हैं। इफ़ रेजिडुअल वॉल्यूम बिलो 100 ml देन फीडिंग कैन बी गिवन। अगर 100 ml से कम फूड प्रेजेंट है स्टोमक के अंदर तो क्या करते हैं उसको पहले वापस इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपन। एंड सेकंड कंडीशन है इफ़ रेजिडुअल वॉल्यूम अबव 100 ml देन फीडिंग शुड नॉट बी गिवन और विदाउट फीडिंग। अगर 100 ml से ज़्यादा रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि फूड पहले से ही स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है तो उसको निकाला हुआ उसको मेजर करने के बाद वापस इंसर्ट कर देते हैं, बट उसके बाद फीडिंग अपने को नहीं देनी। अगर 100 ml से कम है तो ही हम फीडिंग दे सकते हैं, वरना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं अपन। उसके बाद क्या करते हैं, दो चीज़ तो हो गई, फूड टेम्परेचर भी मेज़र करना चाहिए बिफोर गिविंग फीडिंग। अब क्यों करना चाहिए इसका रीज़न देख लेते हैं अपन। फीडिंग टेम्परेचर शुड बी सेम एज रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या ऊपर हुआ तो क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो अगर इससे कम और ज़्यादा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ये डायरिया कोज कर सकता है। ओके, तो जब भी फीडिंग स्टार्ट करें तो उससे पहले क्या करना है, उसको फ्लूइड जो भी फूड दे रहे हैं उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन रखना। अगर उससे कम या ज़्यादा हो जाएगा तो डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कंडीशन बेटर होने के बजाय ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि ये सब कुछ तो हो चुका है, ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। बट अब नर्सिंग केयर ड्यूरिंग रिमूविंग द ट्यूब, अब सब कुछ दे दिया है, फीडिंग भी करवा चुके हैं हम, पेशेंट को फूड दे दिए, अब उसको ट्यूब को रिमूव भी करना है। तो रिमूविंग के दौरान मेन जो चीज़ होती है वो क्या ध्यान में रखनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट टू मेक ट्यूब रिमूविंग ईजियर। तो पेशेंट को बोलेंगे कि उसको एक गहरी लंबी सांस लेनी है और सांस को रोक के रखना है, मतलब कि एक्सपेल आउट नहीं करना है जब तक रिमूव नहीं हो जाए ट्यूब, ओके, ताकि आसानी से रिमूव किया जा सके। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन वाया एनजी ट्यूब। तो एनजी ट्यूब के मेन 2-3 पर्पज होते हैं, मेडिकेशन देना, फूड देना, या फिर कोई भी जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको बाहर निकालना, ज़्यादा हो चुका है, पॉइजनिंग वगैरह कर लिए। तो अब मेडिकेशन देंगे तो क्या क्या नर्सिंग प्रायोरिटी रखनी है, ओके, क्या क्या चीज़ में ध्यान रखनी है। तो प्रायोरिटी का मतलब है कि पहले कौन सा एक्शन लेना है, देन उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए नर्स का, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, यानी कि सीरियल वाइज क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं अगर किसी पेशेंट को अपन एनजी ट्यूब के द्वारा मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है कि एक्चुअली में कौन सी मेडिकेशन देनी है, ताकि गलत मेडिकेशन पेशेंट को ना दी जाए। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, देन उसके बाद करते हैं प्रिपेयर द मेडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, उसको तैयार करते हैं। मेडिकेशन चेक तो कर लिए कौन सी देना है, उसको प्रिपेयर कर लेंगे। एंड प्रिपेयर करने के बाद कैसे करते हैं, एंश्योर द मेडिकेशन शुड बी क्रस्ड, यानी कि प्रिपेयर कैसे करेंगे, जो मेडिकेशन जो भी टेबलेट फॉर्म में हैं जो मेडिसिन, उनको क्या करेंगे, क्रस्ट कर लेंगे, यानी कि तोड़ लेंगे, बारीक टुकड़ों के अंदर चेंज कर देंगे। और देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्रस्ट करने के बाद बात कर लेते हैं डिजोल्व क्रस्ट मेडिकेशन और कैप्सूल इन 15 to 30 ml वाटर। अब उनको पानी के अंदर घोल लेंगे, और पानी कितना लेना है, 15 to 30 ml वाटर के अंदर जो भी मेडिकेशन अपन ने क्रस्ट किए हैं उनको डिजोल्व कर लेते हैं। एंड देन डिजोल्व करने के बाद क्या करते हैं, वेरीफाई द पेशेंट आइडेंटिटी एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर। तो चेक करते हैं कि क्या एक्चुअली में इसी पेशेंट को देनी है फिर किसी दूसरे पेशेंट को देनी थी। क्या वो कई बार गलती हो जाती है, गलती से 2 नाम सेम होने की वजह से मिस्टेक हो सकती है। तो अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिटी चेक करेंगे पेशेंट की कि इसी को देनी है फिर दूसरे पेशेंट को ये मेडिकेशन देनी है, एंड उसे प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे ताकि वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सके और अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ठीक है, एंड ये सब कुछ कर दिया, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करनी, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर ज़्यादा हुई 100 ml से तो कुछ भी नहीं देना, वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। और बाउल साउंड भी चेक करते हैं बिफोर इंस्टॉलिंग द मेडिकेशन। अगर बाउल साउंड एब्सेंट है, मतलब ये किसको इंडिकेट करे, जो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट हैं वो एब्सेंट हो चुके हैं। तो अब कुछ भी देंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और सारा जो मामला है वो ख़राब हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक होने के बजाय पेशेंट ज़्यादा और बीमार हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ चेक करने के बाद अब मेन एक्शन क्या रहेगा, उसके बाद पोर द मेडिकेशन into a catheter tip syringe that attaches to clamp tube, and after that unclamp the tube to allow medication in to infuse via gravity। यानी कि क्या होता है कि जब कोई भी अपन फूड वगैरह देते हैं तो उसके लिए जो ट्यूब के अपर पार्ट जो ल्यूमेन है, तो वहाँ पे जो कैथेटर की जो सिरिंज आता है उसका कैथेटर होता है, वो एक्चुअली में वहाँ पे अटैच किया जाता है, जिसके अंदर अपन जो भी फूड वगैरह है वो भर देते हैं, और वो फूड उसके बाद उसमें भरने के बाद ट्यूब के द्वारा अंदर स्टोमक तक पहुंच जाते हैं। तो पहले उसको मेडिकेशन को उस कैथेटर के अंदर डाल देंगे, एंड सबसे पहले तो उसको अनक्लैम्प्ड रखेंगे ट्यूब को, सॉरी अनक्लैम्प्ड तो बाद में करना है, पहले क्लैम्प्ड रखेंगे ताकि उसके अंदर आसानी से भर सकें, और उसके बाद भरने के बाद फिर अनक्लैम्प कर लेते हैं ताकि अब वो जो भी मेडिकेशन या जो फूड है वो आसानी से अंदर स्टोमक तक पहुंच सके। वो भी किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। कोई फोर्स नहीं करना है, कोई पुश नहीं करना है, बस ग्रेविटी के द्वारा अपने आप वो इंसर्ट हो जाएगा। देन ये सब कुछ हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप, हमने मेडिकेशन भी पोर कर दिए, अनक्लैम्प भी कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट जो एक्शन है वो क्या होगा, फ्लश द ट्यूब 30 to 50 ml ऑफ नॉर्मल सैलाइन और वाटर डिपेंडिंग ऑन एजेंसी। कोई भी एजेंसी पॉलिसी के हिसाब से वो नॉर्मल सैलाइन देते हैं, मेनली 30 to 15 ml नॉर्मल सैलाइन। क्यों, ताकि जो ट्यूब के अंदर कोई मेडिकेशन अगर ट्रैप हो जाए तो वो आसानी से रिमूव आउट होके अंदर स्टोमक तक पूरी पहुंच जाए। ठीक है, देन ये सब कुछ कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करनी है, मेडिकेशन दे चुके हैं, पूरी जा चुकी है। अब ट्यूब को क्या करेंगे,
30 to 40 मिनट तक क्लैंप कर देंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन मेडिकेशन टू कंप्लीट इट्स एब्जॉर्प्शन। यानी कि उसको मेडिकेशन देने के बाद ट्यूब को क्लैंप कर देते हैं ताकि वो वापस से गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के द्वारा रिमूव आउट ना हो, या फिर उससे थोड़ी सेमी फाउलर पोजीशन में प्लेस कर देंगे पेशेंट को ताकि गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के द्वारा पूरी मेडिकेशन वोमिटिंग के द्वारा बाहर ना निकल पाए। ओके, ये सब करने के बाद क्या करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये सब कुछ कर दिया है, पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे या फिर अनक्लैंप कर देंगे ट्यूब को। उसके बाद डॉक्यूमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, डॉक्यूमेंट कर देंगे कि कौन कौन सी मेडिकेशन एक्चुअली में दे चुके हैं, और कोई भी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है उनको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अब हम आपको दिखाते हैं एक्चुअली में ये मेडिकेशन कैसे दी जाती है एक पेशेंट को, ठीक है। वीडियो आपके सामने। तो सबसे पहले मेडिकेशन लेनी है, ठीक है। मेडिसिन ले चुके हैं एंड उसके बाद इनको क्रस्ट करेंगे, ये क्रस्ट हो चुकी है। एंड उसके बाद 30 ml या 15 to 30 ml वाटर ले लेंगे और उसको डिज़ोल्व कर लेंगे वाटर के अंदर। उसके बाद जो सिरिंज कैथेटर है वो अटैच करेंगे एनजी ट्यूब से। पहले क्लैंप रखेंगे ट्यूब को, इसने क्लैंप कर रखा है देख लो। फिर नॉर्मल सलाइन देना है सबसे पहले, चेक करने के लिए कि एक्चुअली में पेटेंसी सही है नहीं। उसके बाद मेडिकेशन को पोर करना है और पोर करने के बाद ये ग्रेविटी के द्वारा अपने आप इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद नॉर्मल सलाइन या वाटर डाल देते हैं ताकि ट्यूब के अंदर जो भी मेडिकेशन ट्रैप हो चुकी है वो पूरी इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद सेमी फालोर पोजीशन में या फिर क्लैंप कर देंगे ट्यूब को ताकि गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के द्वारा जो भी मेडिकेशन दी गई है वो बाहर ना निकल पाए। ओके, अब अपन देखते हैं, सॉरी प्ले हो रहा है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।